आवाज चेक कर। इस क्लियर है क्या? ओके, तो आज अपन नया पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स जो है तो हम मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं कि जो शुरुआत हुई वो 19th सेंचुरी के बाद में। हमारी जो नेचर है वो किस टाइप के रूल्स फॉलो करती है, उन रूल्स को सिस्टेमेटिक तरीके से हम पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स में। कि जैसे पंखा चलता है, हवा बहती है और हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उनमें जो लगने वाले रूल्स होते हैं वो रूल्स, न्यूटन ज्यादातर नियम है वो न्यूटन्स के लॉ से गवर्न होते हैं। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत सारी चीजों को वह एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, जैसे मोमेंटम के बारे में, कोई एम मास का पार्टिकल है, उस पे हमने फोर्स लगाया तो वो किस टाइम पे किस जगह पे होगा। ठीक है, उस पे कितना एसिलरेशन लग रहा है, उसका मोमेंटम कितना है। ये सारी चीजें हम उस पार्टिकल के बारे में जो भी जानना चाहते हैं वो सारे के सारे जो भी चीजें हमें उस पार्टिकल के बारे में पता कर सकते हैं या हमें पता होनी चाहिए वो न्यूटन्स के लॉ से गवर्न हो जाए। इस समय पे वो पार्टिकल वहाँ पे है। पे कुछ इनिशियल चीजें पता होंगी, फोर्स पता होगा उस पार्टिकल पे फोर्स कितना है, और अगर वो रेस्ट में है और उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं है तो भी हम न्यूटन्स लॉ से उस पार्टिकल की सारी जानकारी पता कर सकते हैं। लेकिन जो 1900 से पहले, बिफोर 1900, ये वो ईयर है कि पहले जो हमने डेवलपमेंट किया इसमें नेचर के रूल्स बनाने में, तो नेचर के जो रूल्स है उसी को फिजिक्स बोलते हैं। 19th सेंचुरी से पहले तो फिजिक्स थी, हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। ऐसा लगता था कि हम अब फिजिक्स में हम नेचर को पूरी तरीके से समझ गए हैं, तो केवल न्यूटन्स के नियमों से या फिर और जो क्लासिकल फिजिक्स है उनके रूल्स से नेचर के जितने भी फिनोमिनाज है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, ऐसा लग रहा था। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए कि उसको नेचर के रूल्स से या क्लासिकल फिजिक्स के नियमों से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये जो क्लासिकल फिजिक्स है इसमें तुम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हो, इसमें हम अपने
डेली लाइफ के जो भी फिनोमिनाज है जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स से बेसिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज से रिलेटेड जो भी फिनोमिना हमारी डेली लाइफ में होते हैं उनके बारे में जो भी हमें जानना होता है वो इस क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से हम जान सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये सारी के सारे फिनोमिना, जैसे लाइट है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव की जो भी प्रॉपर्टीज हैं या फिर जो वेव है उससे उसके जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उन प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सप्लेन करें, मैक्सवेल्स के इक्वेशन। मैक्सवेल्स के इक्वेशन किसी भी वेव की प्रॉपर्टीज, जो भी प्रॉपर्टीज है, चाहे वो कंडक्टिंग मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है, चाहे वो इंसुलेटिंग मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है, चाहे वो फ्री स्पेस में प्रोपोगेट कर रही है, सारी प्रॉपर्टीज को ये क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करती है। इन द सेम वे अगर हम गैसीय सिस्टम की बात करें, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स ये भी क्लासिकल फिजिक्स का ही पार्ट है। इसमें ऐसे सिस्टम्स के बारे में हम स्टडी करते हैं जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बहुत ज़्यादा है तो उस सिस्टम का एवरेज बिहेवियर बेसिकली हम देखते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। एंड स्टैटिस्टिकल। इसके बाद हम लाइट से रिलेटेड फिनोमिना, क्योंकि हमारे लाइफ में सनलाइट है, बल्ब से आने वाली लाइट है, इन लाइट से हमारा वास्ता बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इस लाइट के फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे ऑप्टिक्स है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो रूल्स है, ये 90 से पहले ही डेवलप हो गए थे और हमने इसको अलग अलग, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के फिनोमिना से रिलेटेड है इसलिए इसकी अलग अलग ब्रांच बना दी। और चार्ज से रिलेटेड जो भी फिनोमिना है उसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमने एक जगह कर दिया। और जो हमारे डेली लाइफ में कोई मासिव पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लेनेटरी मोशंस हैं, टाइप के पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में हम डेली लाइफ में देखते हैं, उसको क्लासिकल मैकेनिक्स में डाल दिया गया। पंखा चल रहा है, मोटर चल रही है, और जैसे रेलगाड़ी चल रही है, इसकी स्पीड इधर, उसकी स्पीड इधर, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, तो वो सारा काम। बरसात हो रही है, बरसात से रिलेटेड, आदमी जा रहा है, बरसात इस डायरेक्शन में हो रही है, उसको उसने छत्ते का एंगल किस टाइप से करना चाहिए कि वो भीगे नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस तुम करते हो, ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। क्लासिकल मैकेनिक्स से वो आसानी से सोल्व कर पाते। एंड देन जो मैंने तुम्हें बताया कि ऐसा सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है, गैसियस सिस्टम, को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल। एंड देन लाइट से रिलेटेड फिनोमिना, लाइट का डिस्पर्जन, लाइट का इंटरफेरेंस, लाइट का डिफ्रेक्शन, ये सारी चीजें हमारी डेली लाइफ में होती। देखते हो इंद्रधनुष बनता है, हाँ, मिराज फॉर्मेशन होता है, हम पानी में कोई कोइन को रख देते हैं, वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इस टाइप के जो फिनोमिनाज है वो लाइट से रिलेटेड है, उसको हम ऑप्टिक्स ब्रांच में। ये तुम्हारा जो पार्ट था 19th सेंचुरी से पहले डेवलप हो गया था, और ऐसा समझा जाने लगा था कि जो नेचर के रूल्स हैं उनको हम इस
से जितने भी फिनोमिनाज नेचर के उसको से कर सकते। अब ऐसे लग रहा था कि हमने नेचर के बारे में सब कुछ जान लिया, लेकिन यह है बिफोर। आफ्टर 19th सेंचुरी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए जिसको हम इन रूल्स की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए फिर नए रूल्स बनाए गए और उन नए रूल्स को इस ब्रांच में रखा गया, उसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। आफ्टर 19th सेंचुरी जो भी रूल्स डेवलप किए गए, नए रूल्स नेचर को समझने के लिए, तो हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। और इस मॉडर्न फिजिक्स के भी दो पार्ट है। कौन से रूल, कौन नेचर के कौन से रूल्स, कौन से फिनोमिना ऐसे हैं जिनको इन नियमों के द्वारा ही एक्सप्लेन किया जा सकता। तो उसके लिए दो अलग अलग तरीके के फिनोमिनाज होंगे और दोनों की थ्योरी बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों के पोस्टुलेट्स बिल्कुल डिफरेंट। हम यहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी पार्टिकल है वो भी वेलोसिटी से जा रहा है या उस पर कोई फोर्स हमने अप्लाई किया हुआ है और वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है या फिर उसकी स्पीड कुछ भी है, लेकिन वो स्पीड टी से बहुत बहुत कम है। क्योंकि हमारे डेली लाइफ में जो भी फिनोमिनाज होते हैं, में हम बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ एनकाउंटर, लाइट की स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लगभग होती है, कमी होती है। अप्रोक्सीमेटली हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बोलते हैं। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो जाए, तब क्लासिकल फिजिक्स रूल्स है करने में फेल हो जाते हैं। तो इसकी एक अलग ही ब्रांच बनाई गई जिसको हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स बोलते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ऑब्जेक्ट साइज ऑब्जेक्ट की ठीक ठाक है, मासिव ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसकी स्पीड अगर सी के कंपेरेबल हो गई, कोई हम ये कहें कोई स्पेसशिप 0.8 सी स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तो वो 0.8 सी स्पीड से जा रहा है, तो हम जो क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसे सिस्टम स्टडी करते हैं तो हमारे पास न्यूटन्स लॉ होते हैं। 0.c स्पीड से जा रहा है, इतने टाइम के बाद वो यहाँ होगा, उसकी लेंथ इतनी है तो वो उतनी है, उसका टाइम इतना था या इस टाइम पे इतने दूरी पे चला गया तो इतने टाइम के बाद वो इतनी दूरी चला जाएगा। इस टाइप की कैलकुलेशन हम यहाँ पे करते हैं। सेम कैलकुलेशन अगर यहाँ करें तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ नहीं मिलता है, इतने टाइम के बाद वो कहाँ होगा, नहीं मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि ये वाले रूल्स से हमने जो कैलकुलेशन की है वो रूल्स वहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो इसके लिए नई ब्रांच यानी इस रूल्स में, इन रूल्स में थोड़ा बहुत फेरबदल किया जाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स बदल दिया जाता है और इसमें ज्यादा नहीं बदलाव होता है, फॉर्मुलेशन लगभग ठीक ठाक वही का वही रहता है, बहुत ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं। स्पीड को अगर कम कर दे तो हम वापस न्यूटन्स के लॉ वहां से गवर्न कर सकते हैं, तो नियम पहले वाले थे वही हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सुपर सेट इसका बनता है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक क्लासिकल में हम पढ़ते हैं स्पेस। और ये ऐसा नहीं है कि ये रूल्स केवल आइंस्टीन ने बना दिए हैं,
और ऐसा कह दिया कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, टाइम डायलेशन होता है और उसका फॉर्मूला ऐसे ऐसे होता है, वो फॉर्मूले ही नहीं होते बल्कि नेचर ऐसे रूल्स को फॉलो करती है। सारी बात जैसे हमारा ये जो गूगल मैप तुम देखते हो, हाँ, वो इसी थ्योरी के बेस पे बनाया गया है। हमें जाना होता है एसएमएस, तो हम एसएमएस पे पहुंच जाते हैं गूगल मैप की हेल्प से। अगर उसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या क्लासिकल रिलेटिविस्टिक क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल्स नहीं लगाए गए होते, हो सकता है गूगल मैप तुम्हें जाना कहीं और है, पहुंचा कहीं और दे। सारी बात यहाँ पे जो रूल्स है तो काफी इसका और इसके एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन भी किए जा सके हैं। म्यून्स है, म्यून्स धरती से कम 10 किलोमीटर की दूरी पे बनते हैं। म्यून्स जानते हो क्या होता है? म्यून्स लेप्टॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ये फर्स्ट जनरेशन है लेप्टॉन की, उसके बाद सेकेंड जनरेशन म्यून। म्यून पे चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है और इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास का लगभग 200 गुना होता है, 106 या 104 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। उनका मास 0.511 MeV पर सी, लगभग 200 गुना मास इलेक्ट्रॉन के मास का होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। ऐसा पार्टिकल होता है म्यून, अनस्टेबल रहता है, इसका डीके हो जाता है कुछ टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है कुछ टाइम। ठीक है, तो ये जो म्यून है वो धरती से कम भी 8-10 किलोमीटर ऊपर जनरेट होते हैं और इनका जो लाइफ टाइम है वो 2 माइक्रो सेकेंड के आसपास का है। 2 × 10⁻⁻, इतने टाइम एवरेज लाइफ टाइम में बता रहा हूँ, ऑन एन एवरेज इतने टाइम के बाद वो इलेक्ट्रॉन में बदल जाएगा। और उनको जब वो धरती से इतने 8-10 किलोमीटर दूरी पे जनरेट होते हैं और वो धरती पे आ जाते हैं और धरती पे उनको डिटेक्ट किया जाता है डिटेक्टर से। इसका मतलब उनकी स्पीड क्या रही होगी? हाँ, की स्पीड क्या रही होगी, कितनी स्पीड उनको चाहिए धरती पे पहुंचने के लिए? कैलकुलेशन करके देखना कि अगर वो सी की स्पीड से भी आए तो भी वो 10 किलोमीटर दूरी इतने माइक्रो सेकंड में, 2 माइक्रो सेकंड में नहीं कर सकते। सारी बात तो 2 या 3 किलोमीटर की डिस्टेंस सी की स्पीड से अगर चल के आए तो ट्रेवल कर सकते, लेकिन फिर का मतलब तो 2-3 किलोमीटर के बाद में वो इलेक्ट्रॉन में बदल जाने चाहिए। 10 किलोमीटर तो बहुत दूरी है। सारी बात तो ये जो फिनोमिना है हम टाइम डायलेशन से एक्सप्लेन, नेचर ऐसे रूल्स को फॉलो करती है, इसीलिए हम म्यून को यहाँ पे डिटेक्ट कर पाते हैं, वाइज नहीं कर पाते। ये जो रूल्स हैं रिलेटिविस्टिक क्लासिकल मैकेनिक्स, सर ऐसे रूल्स कब करती है? जब ऑब्जेक्ट की स्पीड सी के कंपेरेबल हो, इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कंपेरेबल विथ स्कोप कंपेरेबल is speed of light, is speed of light vacuum। यस, तो ये एक पार्ट हो गया मॉडर्न फिजिक्स का। सेकंड पार्ट है कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज कम हो जाए, यहाँ वाले रूल और कहाँ फॉलो नहीं होते, ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा हो जाए, हम बात कर रहे हैं माइक्रो स्टेट ऑफ नेचर, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एम मास का पार्टिकल है, उस पर फोर्स लगाया है, टी टाइम के बाद वो कहाँ पे होगा हम बता सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन है, उस पर फोर्स लगा दिया इतना, टी टाइम के बाद वो कहाँ होगा
वो फिर क्लासिकल मैकेनिक्स के बताया जा सकता है, को एक्सप्लेन करने में है। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स उस इलेक्ट्रॉन से होने वाले फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं है। और बहुत सारे फिनोमिनाज होंगे जो ये माइक्रो पार्टिकल्स करते हैं। माइक्रो स्टेट का मतलब क्या है? ये हमारी नेचर ही तो है, हमारी प्रकृति बनी किससे है? इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर के एटम बनाते हैं, एटम्स से मिलके मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से मिलके लेटर बनता है। इस तरीके से हमारी यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। तो ये माइक्रो पार्टिकल्स कौन से रूल्स फॉलो करेंगे, इसको हम स्टडी करते हैं इस मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की ब्रांच को हम पढ़ने जा रहे हैं। हम ऐसे ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे का साइज बहुत कम है लेकिन स्पीड सी से बहुत कम है। अगर सी के कंपेरेबल ऐसे पार्टिकल की गई, वहां पे रिलेटिव मैकेनिक्स सारी बात। तो ये जो हमारा कोर्स है नेट का, इसमें रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का ज्यादा पार्ट नहीं, बस केवल क्लीन गोल्डन इक्वेशन, प्रोडक्शन सा पार्ट है। तो यहाँ पे हम कब स्टडी करते हैं इसको? एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल, size of the object is very small and speed less than okay. यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज है वो स्मॉल नहीं है। रिलेटिव क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑब्जेक्ट का साइज हम छोटा नहीं लेते, छोटा हो भी सकता है लेकिन फिर वो पार्टिकल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होना चाहिए। बहुत सारे इसके लिए कुछ पोस्टुलेट्स हैं, पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कस करना। तो क्वांटम मैकेनिक्स एक डिफरेंट स्टोरी है, का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है, हम शुरुआत से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है? और ये जो क्वांटम मैकेनिक्स के रूल है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि क्लासिक मैकेनिक्स के रूल्स में अगर थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया जाए, यानी तो फॉर्मूला की स्टाइल होगी लगभग ठीक ठाक वैसे ही मिलेगी, बस केवल सी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और जब v इज लेस देन सी कर देंगे वहां पे, तो हम वापस जो क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल्स है वहां चले जाएंगे। सारी बात। लेकिन ये जो क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स हैं वो इंटायरली डिफरेंट होंगे। क्लासिकल जो माइक्रो स्टेट है नेचर का, वो बिल्कुल ही अलग तरीके के रूल्स को फॉलो करते हैं, वो पचाना भी आसान नहीं। हम अपने डेली लाइफ में जो देखते हैं और उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के जो फिनोमिनाज हैं उनको जिन रूल्स से एक्सप्लेन करेंगे, हम ये सोच भी नहीं सकते कि ये पार्टिकल ऐसे रूल्स फॉलो करते हैं।
क्वांटम मैकेनिक्स में एक चीज तो तुम्हें ये तय हो गई है कि हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं जिसको हम देख भी नहीं सकते। सही बात। माइक्रो स्टेट ऑफ नेचर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये किस तरीके के रूल्स कैसे होते हैं, उन रूल्स के बारे में हम तो हम देख नहीं पा रहे हैं। विजुअलाइजेशन करवाएगी क्वांटम मैकेनिक्स। बेसिकली जो रूल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है और एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी दी जाती है। जैसे हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन गैस को कांच की ट्यूब में हमने भर लिया है और फिर उसको इलेक्ट्रिकल स्पार्क देके एक्साइट कर दिया। एक्साइट करने के बाद वो गैस में से 3-4 कलर तुम्हें दिखाई देते हैं, अलग अलग वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग वो कलर होते हैं। 4 तरीके की विजिबल वेवलेंथ तुम्हें 100 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर की रेंज में तुम्हें 4 वेवलेंथ लाइट दिखाई देगी, तो तुम देख सकते हो। ये फिनोमिना है नेचर का। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरी की जरूरत पड़ती है और वो थ्योरी तो पता बोर ने दी थी, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन। सारी बात तो हम इस कोर्स में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो थ्योरी दी जाती है वो कब दी जाती है? कोई एक्सपेरिमेंट के बाद। और आजकल तो पहले ही प्रिडिक्शन कर लिया जाता है, पहले प्रिडिक्शन किया जाता है उसके बाद एक्सपेरिमेंट कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होना चाहिए, फिर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि वैसा होता है या नहीं होता। और अगर नहीं होता तो फिर उस थ्योरी में क्या चेंज किया जाए। बेसिकली थ्योरी और ये एक्सपेरिमेंट ये एक दूसरे के अनुयायी है, एक दूसरे पे चलते हैं। हम एक्सपेरिमेंट पहले कर ले, उसका एक्सप्लेनेशन बाद में दें, या फिर हम कोई एक्सपेरिमेंट पहले करना चाह रहे हैं, हमें ये चाहिए कि हमें एक बढ़िया सा सुपर कंडक्टर बनाना है, का मेल्टिंग टेम्परेचर, जिसका ट्रांजिशन टेम्परेचर ठीक ठाक हो, ज्यादा हो, कम नहीं हो ना, 200 केल्विन 250 केल्विन इस ऑर्डर का ट्रांजिशन इसका क्रिटिकल टेम्परेचर हो, ऐसा सुपर कंडक्टर अगर हमें बनाना है तो हम पहले से हम तैयार करते हैं कि हम इस मटेरियल में ये वाला मटेरियल बना दें, मिला दें, तो इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है। और उसका प्रिडिक्शन कर लिया, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से सारी कर ली, और हमारे पास ऐसे थ्योरी से निकल करके आया कि इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर इतना हो जाएगा। फिर उस मटेरियल को बनाया जाता है लेबोरेटरी में, और उसके बाद उसके जो ट्रांजिशन टेम्परेचर को कैसे चेक करते हैं? रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। मटेरियल की रजिस्टिविटी धीरे धीरे टेम्परेचर को धीरे धीरे कम करते हैं और रजिस्टिविटी मेजर की जाती है, और उसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है और हमें पता चलता है जिस शार्प पोल पे, जिस टेम्परेचर की वैल्यू पे रजिस्टिविटी एकदम जीरो हो जाती है, वही ट्रांजिशन टेम्परेचर। और उस ट्रांजिशन टेम्परेचर को हमने कितना कैलकुलेट प्रिडिक्ट किया था पहले, उससे मैच किया जाता है, तो उसके कंपेरेबल भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर कंपेरेबल है तो इसका मतलब हमने प्रिडिक्शन सही किया था। जिस जिस रूल्स को लगा के हमने प्रिडिक्शन किया था वो रूल ठीक है, ये मटेरियल वैसा रूल फॉलो कर रहा है। सारी बात क्वांटम मैकेनिक्स में भी ऐसे ही है, पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म होते हैं, के बाद उसको एक्सप्लेन करने के लिए रूल्स बनते हैं। इसकी शुरुआत वहीं से हुई, और शुरुआत तुम तो सब लोग जानते हो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, हम थोड़ी देर बाद में उस पर आएंगे। उससे पहले मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि क्वांटम मैकेनिक्स के जो रूल्स हैं वो रूल्स बचा पाना भी मुश्किल इन द सेंस
कि उन पे विश्वास करना भी थोड़ा सा ऐसे हिचकिचाहट होगी, हम विश्वास करें या नहीं करें, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर उन रूल्स को हम अप्लाई करें तो नेचर के जो फिनोमिनाज हैं वो एक्सप्लेन होते हैं। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में, यानी ऐसी चीजों के बारे में हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं जिनको हम देख ही सकते और उनको हम विजुलाइज करेंगे। वो विजुलाइज करवाता है क्वांटम मैकेनिक्स। मेरी बात, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम देख नहीं सकते वो भी दिखा देता है। अगर इसको बहुत ध्यान से तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे होता है, उसकी एक पिक्चर तुम्हारे दिमाग में बन जाएगी। सारी बात, तो वो सारी चीजें क्वांटम मैकेनिक्स। दूसरा कि ये इसके रूल्स है वो क्लासिकल मैकेनिक्स से बिल्कुल करके हैं। बहुत सारे रूल्स ऐसे मिलेंगे जिसका क्लासिकल मैकेनिक्स से कोई वास्ता ही नहीं है। तो हम न्यूटन्स के लॉ से जैसे फिनोमिना को हम एक्सप्लेन करते हैं, टाइप का कोई उसमें सही नहीं है रूल। उसका एग्जाम्पल तुम यहां से देख सकते हो। कौन सा एक्सपेरिमेंट हम करें? ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट है। जब ये क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हो रही थी 1900 से जस्ट बाद की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मान लो टाइम पे लाइट है, लाइट को एज ए वेव माना जाता था। लाइट कैसा है? वेव कैरेक्टर। लाइट पार्टिकल को भी करता। बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए, ये कहा गया कि लाइट ड्यूल नेचर का ड्यूल नेचर। तो बेसिकली अगर तुम्हारे पास कोई लेजर लाइट है, एक्सपेरिमेंट को तुम परफॉर्म भी कर सकते हो। लेजर लाइट, यहाँ पे वाटर है और ऊपर एयर है, ठीक है? और ये जो इंटरफेस है वो वाटर एयर इंटरफेस है। अब यहां से अगर कोई रे यहां से यहां इंसिडेंट होती, तो हम ये जो लाइट है वो इधर जाएगी और रिफ्लेक्शन और इसका रिफ्लेक्शन दोनों होगा या नहीं होगा? तो ये नॉर्मल है, इसको हम बोलते हैं इंटरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, उसको बोलते हैं नॉर्मल, लंब। और ये जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल पे लाइट इंसिडेंट होती है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट भी होती है, यानी ये जो एंगल होगा इधर रिफ्लेक्टेड लाइट होगी। पार्ट ऑफ दिस लाइट विल रिफ्लेक्टेड, पार्ट ऑफ दिस लाइट विल फेड। तो इसका रिफ्लेक्शन भी होगा तरीके से। आर टाई बराबर थीटा आर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो यहां से जो लाइट है वो लाइट इधर की तरफ बेंड हो जाती है, स्नेल्स लॉ को ये फॉलो करती है। रेड रे स्नेल्स लॉ को फॉलो करती है, और स्नेल्स लॉ क्या है? ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव एक्स टू साइन थीटा आई इक्वल टू नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव, स्नेल्स लॉ है, लॉ को फॉलो। तो ये अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम दो मीडियम की बात कर रहे होते हैं, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको रेयरर मीडियम,
का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसको डेंसर मीडियम। लो ऑफ रिफ्रैक्शन में हम जानते हैं कि अगर कोई रे इंसिडेंट होती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो अभिलंब की तरफ मुड़ डेंस लो तुम इसको कर सकते हो। और अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रे इंसिडेंट होती है तो वो अभिलंब से दूर जाती है। ठीक है, ये रूल्स तो तुम लोगों ने पढ़े हुए। अभी हम जानते हैं कि लाइट का ड्यूल नेचर है और लाइट पार्टिकल बिहेवियर भी शो करती है। अब अगर मैं इसकी फोटोन पिक्चर को सामने लाऊं, लाइट यहां से इंसिडेंट हो रही है, पार्ट ऑफ लाइट विल रिफ्लेक्टेड एंड पार्ट ऑफ लाइट विल रिफ्लेक्टेड। एक्सपेरिमेंट को जब तुम परफॉर्म करोगे, तुम्हारे पास कोई कांच का ग्लास होता होगा घर पे, पानी भर लो, लेजर लाइट तुम्हारे, लेजर लाइट को इस तरीके से यहाँ से बटन ऑन करो और किसी एंगल पे यहाँ से इधर रोशनी जाती हुई दिखाई देगी और इधर बहुत कम रोशनी जाती हुई, ज्यादातर रोशनी डायरेक्शन में। सारी बात। अब कंसिडर करो इसकी, हम क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। सपोज मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वो ये था कि यहाँ पे मेरे पास कोई एक इसका इंक्लिनेशन एंगल है थीटा, ठीक, और यहाँ पे मैंने कोई एक बॉल, ये एच हाइट पे है, यहाँ पे मैंने कोई बॉल यहाँ पे रख दी, इस बॉल को यहाँ से मैंने छोड़ा, ये बॉल यहाँ से आ रही है, यहाँ से यहाँ आने बॉल को कितना टाइम लगा इसको, ठीक। दोबारा से इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ इस बॉल को आने में कितना टाइम लगेगा, सेम एनवायरमेंट में, सेम एनवायरमेंट में जितना प्रेशर यहाँ पे पहले से था उतना ही प्रेशर पहले से है, अभी भी है, एयर की डेंसिटी सब कुछ सेम, यानी एक ही कमरे में ये एक्सपेरिमेंट बार बार परफॉर्म कर रहा हूँ, हर बार मुझे टाइम सेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। मैंने इसी हाइट से बार बार इसको छोड़ा, यहाँ पे आने का टाइम नोट किया, हर बार मुझे टाइम का मतलब हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनी हुई है कि आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट्स गिव आइडेंटिकल रिजल्ट्स। हाँ, सेम एक्सपेरिमेंट सेम एनवायरनमेंट में परफॉर्म करेंगे तो सेम रिजल्ट में मिलेगा। अब इस पिक्चर पे आओ, इधर वाले पे, यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि यहाँ से अगर लाइट आ रही है तो लगभग 80% लाइट इधर चली जा रही है, 20% लाइट इधर चली जा रही है। इसको फोटोन, लाइट का फोटोन पिक्चर हम लेते हैं, फोटोन पिक्चर अगर हम ले तो हम ये कहें कि यहाँ से अगर मान लो मेरे पास 100 फोटोन आ रहे हैं, फोटोन आ रहे हैं 100 फोटोन, तब 80% यानी 80 फोटोन इधर चले गए और 20 फोटोन इधर चले गए, ऐसा ही हुआ। 100 फोटोन्स मेरे पास है, 80-20 ले सकते हो, 70-30 भी ले सकते हो, लगभग 80 फोटोन्स इस डायरेक्शन में आ गए, डायरेक्शन। अब फोटोन बाय फोटोन हम कहते हैं, मैंने एक फोटोन इंसिडेंट किया, फोटोन, सेम फोटोन, ठीक है, और सेम इन्वायरमेंट, मैंने यहाँ का ये लिक्विड नहीं बदला, यहाँ की सेम एनवायरमेंट में ये एक्सपेरिमेंट में रिपीट कर रहा हूँ। फोटोन आया, इधर जाएगा या इधर जाएगा, हम नहीं बता सकते कि इधर जाएगा या इधर जाएगा। हो सकता है पहली बार फोटोन आया इधर चला गया, दूसरी बार फोटोन आया इधर चला गया, तीसरी बार फोटोन आया इधर नहीं जाकर के इधर चला गया, ये वाला रूल फेल हो गया। आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंटल क्लासिकल मैकेनिक्स में ये रूल फॉलो होता है, लेकिन ये रूल नहीं होता।
हम केवल प्रोबेबिलिटीज के बारे में बात कर सकते हैं कि ये वाला फोटोन आया, इसका 80% चांस है कि वो इस डायरेक्शन में जाए और 20% चांस है। हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ये फोटोन किधर जाएगा, और इस पूरे कोर्स में हम यही करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटीज के बारे में हम बात करेंगे। सारी बात, ये पार्टिकल है कि इसकी एनर्जी इतनी होगी या इतनी होगी या इतनी होगी। पार्टिकल की एनर्जी इतनी होगी, इसका इतना परसेंट चांस है, प्रोबेबिलिटी इतनी है। इस पार्टिकल की एनर्जी इतनी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी। तो प्रोबेबिलिटीज में हम बात करेंगे, चांस बताएंगे कि इतना परसेंट चांस है यहाँ रहने का, इतना परसेंट चांस है यहाँ रहने का, और इतना परसेंट है यहाँ रहने का। ये नहीं बता सकते कि ये पार्टिकल एग्जैक्टली इसकी एनर्जी इतनी, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर मुझे पता है ये एम मास का पार्टिकल है, इस पे इतना फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया हुआ है, टी टाइम के बाद वो कहाँ होगा, उस पोजीशन मुझे एग्जैक्टली पता होगी कि टी टाइम के बाद में वो यहाँ पे होगा और उसका मोमेंटम इतना होगा। ठीक है, एग्जैक्टली हम बता सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल्स हैं, माइक्रो ऑब्जेक्ट हैं, वो एक ही समय पे अलग अलग स्टेट में, तो हम बोलते हैं मिक्स्ड स्टेट। सारी बात, हम ये नहीं कह सकते कि पार्टिकल टी टाइम पे इस पोजीशन पे है, इस पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन। सारी बात नहीं बता सकते, क्योंकि पार्टिकल है ही, उसका जो नेचर है वो ऐसा है कि वो उस पर्टिकुलर टाइम पे अलग अलग जगह पे एक साथ है। सारी बात, वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक साथ अलग अलग जगह पे है। बस नहीं, सारी बात। और यहाँ रहने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, यहाँ रहने की प्रोबेबिलिटी अलग है, यहाँ रहने की प्रोबेबिलिटी अलग है। तो हम जो बात करेंगे वो उस प्रोबेबिलिटीज की करेंगे, कितना परसेंट चांस है वो पार्टिकल की ये वाली पोजीशन, कितना परसेंट चांस है कि पार्टिकल की ये वाली पोजीशन। सारी बात, और एक ही समय पे पार्टिकल के एक से ज्यादा मोमेंटम की स्टेट रहती है। पार्टिकल एक ही समय पे एक पार्टिकल का मोमेंटम फिक्स, हम ये नहीं बता सकते कि इस समय पे इस पार्टिकल का मोमेंटम इतना है। क्लासिकल मैकेनिक्स का बता सकते, ठीक है। यानी मोमेंटम की भी एक साथ अलग 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 स्टेट पाई जाती है, और जो पोजीशन है और मोमेंटम है, अनसर्टेनिटी। ठीक है, एक साथ हम पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को प्रिडिक्ट कर सकते, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल का पोजीशन कितना है और उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल का मोमेंटम कितना है, दोनों को एक साथ प्रिडिक्ट किया जा सकता है। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें पता होता है अगर ये पार्टिकल है, उसको उसके ऊपर इतना मास, उसका मास इतना है, इस डायरेक्शन में इतना फोर्स लगाया, तो F बराबर m ए, ये इक्वेशन लगाते हैं और फिर हम वेलोसिटी भी पता कर लेते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टी, पोजीशन भी फंक्शन ऑफ टी पता कर लेते हैं, और हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इस टाइम पे पार्टिकल इस पोजीशन पे है और उस पोजीशन पे उस पार्टिकल का मोमेंटम इतना है। पोजीशन और मोमेंटम एक साथ प्रिडिक्ट किया जा सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल्स जो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो पार्टिकल्स मैंने तो बताया एक समय पे एक फिक्स पोजीशन पे होते ही नहीं है। ये हमारी कमी नहीं है कि हम नहीं बता सकते कि पार्टिकल किस जगह पे है इस टाइम पे, ये उस पार्टिकल का ही नेचर ऐसा है कि वो एक ही समय पे अलग अलग जगह पे पाया जा रहा है। तो कहते हैं ना यहाँ पे भी, यहाँ पे भी टाइप का
मोमेंटम पार्टिकल का एक पर्टिकुलर टाइम पे फिक्स नहीं रहता। मोमेंटम ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिफरेंट मोमेंटम एक ही पर्टिकुलर टाइम पे हो सकते हैं। इस बारे में हम और डिटेल है। तो इसका मतलब हमें केवल और केवल चांस की बात करनी है, प्रोबेबिलिटीज की बात करनी है कि किस इस पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल का इतना मोमेंटम है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट चांस है कि पार्टिकल का इस टाइम पे इतना मोमेंटम है, कितना परसेंट चांस है कि पार्टिकल का उस टाइम पे ये हम बता एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि इस टाइम पे पार्टिकल की ये पोजीशन है, इस टाइम पे पार्टिकल का ये मोमेंटम है, नॉट फिक्स। ये हमारी कमी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये हमारी कमी नहीं है कि हम बता नहीं सकते। ये पार्टिकल ही ऐसा है, उसका बिहेवियर यानी हमारी प्रकृति ही ऐसी है। अगर हम माइक्रो स्टेट की बात करें नेचर की, वो इस तरीके की ही तो रूल्स 19th सेंचुरी से पहले बने थे, वैसी हमारी नेचर है ही नहीं। हमारी नेचर हम फिजिक्स में जो रूल्स हम बना रहे होंगे अब सारी बात, तो हम वन बाय वन इन रूल्स को बात करेंगे कहां से हुई। हाँ, पहला एक्सपेरिमेंट ऐसा कौन सा था को एक्सप्लेन करने में क्लासिकल रूल्स हम है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पहला टॉपिक होगा ब्लैक बॉडी, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में करवा रहा हूँ, हो सके। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? रेडिएशन सब लोग जानते हैं, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो किरचॉफ लॉ इसमें सबसे पहले आता है। लाइट के एक्सपेरिमेंट ये थे वो किरचॉफ टाइम पे। किरचॉफ ने यह बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेडिएशन को इमिट भी करता है और अब्जॉर्ब भी करता है। इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम बात करें, इस कमरे में जो रेडिएशन है वो इस पेन पे अगर गिर रही है, ये पेन इस रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर रहा है और इसी पर्टिकुलर टाइम पे ये कुछ रेडिएशन इमिट भी कर। ये हर ऑब्जेक्ट के साथ है, चाहे मेरा हाथ देख लो, हाँ, चाहे स्किन देख लो, कहीं पे भी जहां कहीं भी रेडिएशन गिर रही है तो रेडिएशन दूर हो रही है और वो ऑब्जेक्ट रेडिएशन को। तो किरचॉफ का ये रूल है कि ऑब्जेक्ट हीट्स एंड absorbs the radiation at particular कोई भी ऑब्जेक्ट होगा रेडिएशन को और रेडिएशन को
मेटल जो होते हैं, जो भी रेडिएशन इंसिडेंट होती है, ज्यादातर रेडिएशन को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, बहुत कम रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है। हाँ, इसलिए मेटल शाइन करता है, चमकता है। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि पड़ने वाली सारी रेडिएशन को, ज्यादातर रेडिएशन को स्टोर कर लेते हैं, बहुत कम को रिफ्लेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देते हैं? हम कहते हैं ना कि ये कलर ब्लैक है, ये कलर रेड है। कलर उस ऑब्जेक्ट का रेड नहीं होता है, टेक्निकली हम गलत बोलते हैं। ये पेन, इसका कलर क्या है? ब्लैक। कृष्ण जी काले थे, तो ये काला कलर कृष्ण जी से जो भी रेडिएशन इंसिडेंट हो रही थी, सारी रेडिएशन को वो ऑब्जॉर्व कर ले रहे हैं, कोई भी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते। तो कुछ मिले, ले लिया, इसलिए वो कृष्ण जी थे। कह रहे हैं कलर रेड है। रेड होने का मतलब ये है उस ऑब्जेक्ट पे जो भी रेडिएशन जा रही है उसमें रेड कलर को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी कलर को अब्जॉर्ब कर ले रहा है, वो हमें रेड दिखाई देता है। वो रेड दिखाई देता है, उसका कलर रेड। ये कहना चाहिए जो ऑब्जेक्ट है वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट है, ऑब्जेक्ट रेड है, ऐसा नहीं। होता है ना, कलर वेवलेंथ के हिसाब से हमने कलर डिसाइड किए हुए हैं, कलर तो होता है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का कलर वो नहीं है तो तुम कह रहे हो। ऑब्जेक्ट कलर कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। हम ये बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट, तो हम कह देते हैं कि वेवलेंथ रेड कलर को रिफ्लेक्ट, हाई रेड देता है ना। तो जो भी रेडिएशन जा उस पर लाइट तो जा रही है, और लाइट के रिफ्लेक्शन हमारी आंखों पे आ रहा है, टकरा के जो लाइट हमारी आंखों पे आ रही है इसी से तो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो जो टकरा के आएगी वो क्या होगी? उस लाइट की वेवलेंथ होगी 550 से 600, 650 से 750 नैनोमीटर रेड कलर। ऐसे ही ब्लू दिखाई देता है, इसका मतलब वो ब्लू कलर के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसको रिफ्लेक्ट करता है। बाकी इंसिडेंट तो उसपे सारी हो रही ना। व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट का मतलब उसमें सातों कलर है, और व्हाइट लाइट का मतलब ये नहीं है केवल उसमें 300 नैनोमीटर से लेकर के 700 सारी वेवलेंथ अलावा भी सारी वेवलेंथ शामिल रहे, 300 से नीचे और 700 से एक नहीं। हमारे लिए जो लाइट है वो केवल विजुअल लाइट को, लाइट है, माइक्रोवेव भी है, इंफ्रारेड भी है, भी है, उसमें अल्ट्रावायलेट भी है, उसमें एक्सरेज भी है, सब शामिल है, रेडियो वेव्स भी है। वो लाइट होती है। हमारे जो हम जो इस्तेमाल करते हैं लाइट शब्द, हमारा सीधा सीधा सेंस तो दिखाई देती है। इसको जो यूनिवर्सल नेम है उसको बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन में सारे वेवलेंथ। तो ये जो ब्लैक बॉडी होती है, आइडियल ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी बेसिकली वो ब्लैक बॉडी, वो ऑब्जेक्ट होता है जिसको जितने रेडिएशन दे सारी की है, और सारी की सारी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग रेडिएशन को कर दे। ऐसे
और ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट ब्लैक है। हम ये कहते हैं कि ब्लैक दिखाई देता है, अगर कोई रेडिएशन उस पर आ रही है तो वो सारी की सारी रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है, इसका मतलब ब्लैक दिखाई देगा, नहीं हम कहते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक हो वही ब्लैक बॉडी। मेटल जो होता है, मेटल क्या करता है, ज्यादातर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है। मेटल से भी हम, मेटल से ब्लैक बॉडी कैसे बनाएंगे? कोई भी मेटल है, मेटल को घड़े के जैसा आकार दे दो तो उसकी ओपनिंग होती है, ओपनिंग को बहुत छोटा करो। मैं यूं कहूं, मेटल की एक होलो बॉल बना लो, एक होलो बॉल बना ली और यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग रख दी। अब अगर लाइट इस पे इंसिडेंट करवा दे और यहाँ पे जो लाइट है, यहाँ पे जो सरफेस है, अंदर की सरफेस तो एकदम प्लेन है, उधर ही सरफेस भी हो। यहाँ पे अगर इस सरफेस को मैं ऐसा कर दूं, यहाँ पे ऐसे है टाइप की रफ सरफेस है, अंदर की सरफेस रफ है, तो यहाँ से जो लाइट आ रही है वो यहाँ से इस सरफेस से टकरा करके क्या होगी, डायरेक्ट वो इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे अगर इस सरफेस पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करें। पॉइंट पे नॉर्मल किधर है इस सरफेस का, नॉर्मल से ये इंसिडेंट लाइट कितना है और उतना ही एंगल, वो रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ से ये रिफ्लेक्ट मान लो इधर हो गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट यहाँ हो गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट, तो रेडिएशन एक बार इसके अंदर आ गई तो बाहर नहीं जाएगी। तो रेडिएशन इस ओपनिंग से अंदर आ गई तो बाहर जाएगी। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा, तो आ गया, वो बाहर जाने का चांस, ये जरूर है कि अंदर में ये रिफ्लेक्ट होती रहेगी बट बाहर कुछ नहीं जा सकता, सारी बात। और बाहर से ये ब्लैक बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट किरचॉफ लॉ बता रहा है कि ऑब्जेक्ट है वो करता है बाहर से। अब हमने क्या कह दिया, यहाँ से ये ब्लैक बॉडी ऐसे है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, ये प्रोसेस इसके अंदर में चलता रहेगा और ये रेडिएशन इसके अंदर में। वैसे ब्लैक बॉडी हम कल से भी बना सकते नहीं है, कल तो सारी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता, तो टाइप का अगर शेप एक बॉडी बन जाती है। एक बॉडी क्या है, ऑब्जेक्ट absorbs all radiation
स्मॉल रेडियस पर टाइम। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो भी रेडिएशन उसको ऑब्जर्व कर ले, रेडिएशन उसी पर्टिकुलर को सारी वेवलेंथ रेडिएशन को कर दे, उसको हम क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है सन। सन जो है का टेम्परेचर, कोर का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होता है, का टेम्परेचर लगभग 8000 डिग्री का टेम्परेचर, टेम्परेचर पे सन है वो सभी वेवलेंथ की लाइट्स को इमिट करता है, वेवलेंथ को इमिट करता है। तो एक ब्लैक, यानी कि सन से जो निकलने वाली रेडिएशन है ये सारी वेवलेंथ शामिल है, और उसमें से कुछ वेवलेंथ को हमारा एनवायरनमेंट अब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ को ये जो ओजोन लेयर है उस वो अब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन उसका कुछ पार्ट धरती पर जरूर। हम कहते हैं कि जो सनलाइट होती है ये सारी वेवलेंथ शामिल है, उसमें इंफ्रारेड भी होती है, अल्ट्रावायलेट भी होती है, उसमें विजिबल तो होती ही होती है ना, सारी वेवलेंथ में शामिल। परफेक्ट एग्जाम्पल एक बॉडी। और दूसरा जो मिट्टी होती है, ये तो सन तो क्या करता है, इमिट करता है रेडिएशन, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो अब्जॉर्ब, इसके ऊपर जो रेडिएशन जाएगी उसको अब्जॉर्ब कर पाएगा, लेकिन मिशन के लिए हम परफेक्ट एग्जांपल सन को। रेगिस्तान में जो मिट्टी होती है वो जितनी भी रेडिएशन सन से जो लाइट आती है उसको लगभग सारी लाइट को, इसका बेस्ट है। ये ब्लैक बॉडी के बारे में हमने कहा कि ब्लैक एक ऐसा, अब अगर मान लो यहाँ पे मेटल की मैंने ब्लैक बॉडी बनाई और उसमें एक ओपनिंग रख दी, और ओपनिंग रखने के बाद क्या होगा, ओपनिंग को मैंने यहाँ से ओपनिंग थी और यहाँ से रेडिएशन आई, और अब वो रेडिएशन इसके अंदर में स्टोर हो गई। अब्जॉर्ब होने का मतलब अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है बात। और इस ब्लैक बॉडी को मैंने क्या किया, बाहर से भी बंद कर, अब जो रेडिएशन इसके अंदर में है वो इससे है, ठीक है। और ये जो रेडिएशन है से अंदर का टेम्परेचर कुछ, और एनवायरमेंट का टेम्परेचर बाहर में, तो ये टेम्परेचर इस बॉडी के अंदर का टेम्परेचर धीरे धीरे इक्विलिब्रियम में आए, ठीक है। तो अंदर का जितना टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर होगा, जितना इस ब्लैक बॉडी की टेम्परेचर, सारी बात। तो ये जो टेम्परेचर होगा वॉल का टेम्परेचर T अगर है, तो इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर, हमने ओपनिंग करी, ओपनिंग से रेडिएशन आई, रेडिएशन आने की वजह से इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज स्टार्ट हुआ, मैंने ओपनिंग को बंद कर दिया, जो रेडिएशन इसके अंदर में है वो है, और धीरे धीरे ये टेम्परेचर इसके अंदर का इक्विलिब्रियम में आएगा, यानी जो वेल वॉल है इस वॉल का टेम्परेचर फिक्स हो, तब हम कहेंगे कि इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर अल्टी, ठीक है। तो अंदर की जो रेडिएशन है का टेम्परेचर भी T है, और ये ब्लैक बॉडी अब बाहर से जो रेडिएशन इमिट कर रही है का भी टेम्परेचर कितना है, सारी बात। और ये T टेम्परेचर किसका है, इस ब्लैक बॉडी की वॉल का टेम्परेचर है, तो हम ये कहेंगे कि जो अंदर रेडिएशन है उसका टेम्परेचर T है, और ये इमिट कर रहा है वो भी T टेम्परेचर पे रेडिएशन को कर रहा है, ठीक। अब इस ब्लैक बॉडी की रेडिएशन जो है वाली रेडिएशन वो
प्लॉट किया गया एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। तो एनर्जी निकल रही है, एनर्जी डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ लेंथ का ग्राफ बनाया। एक्सिस पे एनर्जी डेंसिटी, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, अब मैं बात कर रहा हूँ। है यू लैम्डा, लैम्डा एनर्जी एट ए पर्टिकुलर लैम्डा। लैम्डा के साथ एनर्जी डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है, तो जो स्पेक्ट्रम लिया गया वो कैसे आया, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। कैसे समझ सकते? सपोज कोई बल्ब है, उस बल्ब को कनेक्ट कर दिया किसी पोटेंशियल डिफरेंस से, उसको कनेक्ट कर दिया, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम ला सकते हैं। एक वोल्टेज सोर्स है और उस वोल्टेज को हम धीरे धीरे ला सकते हैं। तो हम देखते हैं कई बार, तुम लोग घरों देखा होगा कि लाइट बहुत कम आती है, डिम आती है, तो वो बल्ब कैसा दिखाई देता है, रेड रेड कलर। हम कहते हैं कि वोल्टेज डाउन हो गए, ये कहते हैं। वोल्टेज डाउन होने का मतलब क्या हुआ, तब है का उससे जो लाइट निकल रही है वो लाल कलर की लाइट, रेड वेवलेंथ को हम ऑब्जर्व, तब का कलर रेड। तो जो हमारे पास वोल्टेज है, वोल्टेज को मैंने 10 वोल्ट कर दिया, तब तुम्हें ही नहीं देगा, चलेगा ही नहीं। थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ाया, सबसे पहले जो कलर दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, रेड। तो जैसे ही यहाँ ये 300 नैनोमीटर है और ये मान लो 700 नैनोमीटर, जैसे ही मैं वोल्टेज 2 वोल्ट के आसपास की, रेड कलर दिखाई देने लगा, इसका मतलब वो 700 के आसपास वेवलेंथ को, अगर मैंने वोल्टेज और बढ़ाई दी थोड़ी सी, तो रेड से ऑरेंज कलर, यानी ये रेड कलर तो शामिल ही होगा, इसके साथ साथ ऑरेंज और शामिल। तो जो ये वाला पीक है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो, ये वाली वेवलेंथ यानी ऑरेंज वाली वेवलेंथ भी इधर में, और ये फिर और वोल्टेज बढ़ाया, पीला पीला सा दिखाई देने लगता है, पीला पीला सा दिखाई देने लगता है, तो इसका मतलब और इधर वाली येलो वाली वेवलेंथ, और जब तुम इसको लगभग 110 वोल्ट के आसपास दे देते हो, तब का कलर एकदम सफेद दिखाई देने का मतलब इसमें सारी वेवलेंथ रेंज की सारी वेवलेंथ शामिल हो जाती है। यहाँ से हम कल ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमारा पहला टॉपिक होगा, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट होता है समझना है, और रूल्स कैसे बनते हैं और कैसे पार्टिकल ऐसे रूल्स को करता है, पार्टिकल्स को विजुअलाइज करता है। ठीक है, टेस्टिंग भी रहेगा और अच्छा भी लगेगा। क्वेश्चंस तुम सारे कर पाओगे।